हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन ईच डे। यानी कि हर दिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत बेहतरीन हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। ठीक है, तो उसी अच्छे को देखते हुए हम भी स्टार्ट करते हैं आज का reading comprehension and practice exercise for SSC CGL 2025. आफ्टर वीक्स ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, तो कई हफ्तों की अनिश्चितता के बाद में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ फायर्ड द फर्स्ट साल्वो मतलब आक्रमण, हमला, अटैक। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहला अपना अटैक कर दिया है, इग्नाइटिंग पॉसिबली अ ग्लोबल ट्रेड वॉर। इग्नाइटिंग मतलब किसी चीज़ को भड़काना। ठीक है, क्या चीज़ कर रहा है? पॉसिबली, संभवतः एक ग्लोबल ट्रेड वॉर, दुनिया भर में ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया है। दैट विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर ट्रेड, जिसके परिणाम प्रभाव जो है ट्रेड के ऊपर पड़ेंगे, ग्रोथ के ऊपर पड़ेंगे और इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ेंगे। ऑन सैटरडे ट्रंप साइंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मतलब सरकारी ऑर्डर्स पास किए उनने, इम्पोजिंग स्टीप टैरिफ्स ऑन 3 ऑफ द यूएस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो यूएस के 3 सबसे बड़े जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर बहुत स्टीप, बहुत अत्यधिक टैरिफ्स उनने लगा दिए। टैरिफ क्या होता है? जो हम टैक्सेस वगैरह लगाते हैं, है ना, वो। इफेक्टिव ट्यूसडे से प्रभावित हो जाएंगे। द यूएस विल लीवाई 25% एडिशनल टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कनाडा एंड मैक्सिको। तो मंगलवार से लागू होने वाले क्या है? 25% एडिशनल टैक्स लागू हो जाएगा कनाडा से और मैक्सिको से इम्पोर्ट करने पर, एंड 10% एडिशनल टैरिफ ऑन चाइना, और चाइना के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लग जाएगा। 3 countries that account for around 40% of US imports. ये 3 वो कंट्रीज़ हैं जो कि लगभग यूएस के जितना भी इम्पोर्ट होता है उसका 40% जो है वो इन्हीं 3 कंट्रीज से होता है। द एक्स्ट्रॉर्डनरी डिसीजन, जो ये बड़ा ही अलग सा एक डिसीजन है, विच इन्वॉल्व्स अ क्लोज यूएस एलाई। अब हमें पता है मैक्सिको के साथ में तो यूएस के संबंध अच्छे नहीं है, कनाडा के साथ में ही बचा, फिर चाइना के साथ में तो वैसे ही वो एंटी में चलता है, तो बचा कौन? यहाँ पे क्लोज एलाई कौन हुआ? कनाडा। तो जिसमें कि उनका एक बहुत अच्छा दोस्त भी शामिल है, सहयोगी कह सकते हैं, इज ऑस्टेंसिबली meant to hold these countries। ऑस्टेंसिबली मतलब स्पष्ट रूप से ये इसलिए किया गया है ताकि इन कंट्रीज को अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहराया जा सके टू देयर प्रोमिस ऑफ हॉल्टिंग इलीगल इमिग्रेशन एंड स्टॉपिंग पॉइजनस फेंटानिल एंड अदर ड्रग्स। तो बोल रहे हैं ताकि उनको जिम्मेदार ठहराया जा सके कि भाई वो जो उनका वादा था कि वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे और जो पॉइजनस, जहरीला फेंटानिल या फिर दूसरे ड्रग्स हैं उनको रोकेंगे फ्रॉम फ्लोइंग इनटू यूएस में आने से, उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया है। द अफेक्टेड कंट्रीज हैव बीन क्विक टू अनाउंस रिटेलिएटरी मेजर्स। अब जाहिर सी बात है कि यूएस टैरिफ लगाएगा तो दूसरी जो सामने वाली कंट्रीज है वो भी तो उसका बदला लेंगे ना। तो जो जिन कंट्रीज के ऊपर ये सैंक्शंस या फिर ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उन्होंने भी रिटेलिएटरी यानी कि प्रतिशोधात्मक कदम उठा लिए हैं। एज पर रिपोर्ट्स के अनुसार कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ अनाउंस्ड द लीवी ऑफ अ 25% टैरिफ ऑन $107 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स। कि उन्होंने घोषणा करी है कि वो 25% टैक्स लगाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे $107 बिलियन की कीमत वाले यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन अ स्टैगर्ड मैनर मतलब धीरे धीरे बढ़ने के क्रम में, कि पहले हफ्ते में हो सकता है 5% लगाएं, फिर अगले महीने में हो सकता है 10% लगाएं, ऐसे बढ़ने के क्रम में। या फिर हो सकता है कि 100 चीज़ों के ऊपर या 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 5% लगे, 10 रुपये की चीज़ों उससे 10% और ऊपर जाए तो 10% लगे, यानी कि बढ़ने के क्रम में। ठीक है, तो चरणबद्ध तरीके से वो यहाँ पे लगाएंगे टैक्स। Mexican President Claudia Sheinbaum is reported to have directed the economy minister
टू इम्प्लीमेंट टैरिफ। तो वहीं मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं क्लॉडिया शेनबॉम, उन्होंने कथित तौर पे ये कहा है, डायरेक्ट किया है, यानी कि निर्देश दिए हैं जो उनके इकोनॉमी मिनिस्टर हैं कि वो टैरिफ्स इम्प्लीमेंट करें एंड नॉन टैरिफ मेजर्स टू डिफेंड द कंट्रीज इंटरेस्ट। और नॉन टैरिफ कदम, यानी कि जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं, जो भी उनको ठीक लगता है वो कदम उठाएं देश के हित में। China has been more circumspect in its response. चाइना बहुत ज़्यादा सावधान है अपने जवाब में, अपने रिस्पॉन्स में। इट्स कॉमर्स मिनिस्ट्री इज़ रिपोर्टेड टू हैव सेड, उनकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कथित तौर पे कहा है दैट इट विल फाइल अ केस अगेंस्ट द यूएस एट द WTO, कि वो WTO में यूएस के अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे। अब ट्रम्प जो है ना, वो ये जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। जाहिर से तौर पे वो बिजनेसमैन आदमी है, वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं। लेकिन WTO को भी वो चाहते हैं कि हम इनको भी नहीं माने, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फंड हम देते हैं, हमारा पैसा सबसे ज़्यादा लगता है, तो ये संभावना बहुत कम है कि वो उनकी बात मानेंगे। ट्रम्प व्यूज टेरिफ्स एज अ नेगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रम्प जो है टेरिफ्स को एक नेगोशिएशन मतलब कि जो बातचीत करते हैं, बीच में सुलह करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम अपना पक्ष रखते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, फिर जिनके ऊपर बातचीत की जाती है, वैसे पॉइंट्स यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वो, टैरिफ्स को। अ टूल टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, जो कि एक टूल है, किट है, उनका एक हथियार है जिसके तहत वो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके। प्रोटेक्ट जॉब्स एंड टैकल द ट्रेड डेफिसिट, जिसके तहत वो जॉब्स, वहाँ के लोगों की नौकरियों को बचा सके और जो ट्रेड डेफिसिट आया है उसको वो निपट सके। However, the tax फाउंडेशन, हालांकि जो टैक्स फाउंडेशन है, वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक क्या होता है, रिसर्च वगैरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिसका हेड ऑफिस का वॉशिंगटन में है, हैज़ एस्टिमेटेड, उन्होंने ये एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है, दैट दिस मेजर वुड अमाउंट टू एन एवरेज टैक्स ऑफ मोर देन $830 पर US हाउस होल्ड इन 2025, कि इससे, इस कदम से क्या होगा, जो यूएस के प्रति घर के ऊपर $830 का जो टैक्स है, एवरेज टैक्स हो जाएगा 2025 में, एंड वुड रिड्यूस लॉन्ग रन इकोनॉमिक आउटपुट बाय 0.4%। और जो उनका इकोनॉमिक आउटपुट है जो बड़े लंबे समय से चला हुआ है, वो भी क्या हो जाएगा, 0.4% से कम हो जाएगा, बिफोर एनी फॉरेन रिटेलिएशन। अभी इसमें हमने कनाडा का या मेक्सिको का या चाइना का जो भी प्रतिशोधात्मक जो कदम होगा वो काउंट नहीं करा है, अभी सिर्फ यूएस का कदम काउंट करा है। अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ्स ऑन कनाडा एंड मेक्सिको, अब जो अक्रॉस द बोर्ड मतलब पूरे व्यापक रूप से जो टैरिफ्स लगाए जाएंगे कनाडा और मेक्सिको में, वुड इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करता है, संकेत देता है 0.7% इंक्रीज इन कोर इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, मूल जो महंगाई है, मूल जो मुद्रास्फीति है, उसमें 0.7% का इंक्रीज हो जाएगा इससे, एंड 0.4% हिट टू GDP, और 0.4% जो है उसका घात लगेगा GDP पे, एज पर इकोनॉमिक्स एट गोल्डमैन सैक्स, जैसा कि गोल्डमैन सैक्स पे जो इकोनॉमिक्स हैं उनका कहना है। दिस विल ऑल्सो हैव इम्प्लीकेशंस फॉर यूएस मॉनेटरी पॉलिसी, इसका यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उन्होंने इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस ओवर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस पॉलिसीज, जो कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि जो नई सरकार आई है, नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर सवाल पूछा गया, तो उसके जवाब में हैड सेड, उन्होंने कहा दैट द कमिटी इज़ वेरी मच इन द मोड ऑफ वेटिंग टू सी व्हाट पॉलिसीज आर इनेक्टेड, कि इस वक्त कमेटी इस मूड में है, इस धुन में है कि वो वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि किस तरीके की पॉलिसीज लगाई जाती हैं। हायर इन्फ्लेशन विल इंक्रीज द ऑड्स ऑफ द फेड
not being able to cut rates anytime soon. अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो फेड यानी कि फेडरल रिजर्व जो है इनका, उसके पास की ये संभावना जो है वो कम हो जाएंगी कि वो कोई भी रेट कट्स जल्द नहीं लगा सकते। अब रेट कट्स लगाने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी हम लोग सुनते हैं ना कई दफ़ा कि आरबीआई ने रिजर्व रेपो रेट बढ़ा दिए हैं, रिवर्स रेपो रेट घटाती है, ऐसे चीज़ें हमें सुनने मिलती हैं, है ना। तो वैसे ही वो वहाँ पे कट नहीं लगा सकते, क्योंकि इन कट से वो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कीपिंग पॉलिसी टाइट, जिससे कि पॉलिसी टाइट रखी जाएगी। This will only sharpen the conflict between Trump and the Fed. तो ये ट्रम्प और फेडरल रिजर्व बैंक के बीच में जो इनके कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, उसको और ज़्यादा गहरा कर देगा। The US president has in recent weeks been quite critical of the Fed and extremely vocal on his views. तो यूएस प्रेसिडेंट के जो रीसेंट हफ्तों में वो बहुत क्रिटिकल रहे हैं, निंदात्मक रहे हैं, किसके, अपने जो फेडरल रिजर्व है उसके, एंड एक्सट्रीमली वोकल, खुले तौर पे वो कह रहे हैं जो उनका ओपिनियन है ऑन द डायरेक्शन कि किस दिशा में मॉनेटरी पॉलिसी जानी चाहिए, उसके ऊपर वो बहुत खुले तौर पे बात कर रहे हैं। ट्रम्प्स फर्स्ट साल्वो, जो ट्रम्प का पहला अटैक है, एड्स टू द अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट्स। ये एक दुनिया भर की ग्लोबल मार्केट्स में आपको पता है ऑलरेडी अनिश्चितता बनी हुई है ना, तो ऑलरेडी वहाँ पे अस्थिरता बनी हुई है, तो उसमें ये और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देता है। इंडिया हाउएवर फाइंड्स नो मेंशन इन द लिस्ट। अब जब ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम पे उन्होंने 100% टैरिफ बोला था इन देशों के ऊपर, जिसमें कि इंडिया भी शामिल था, ठीक है, कि इंडिया के ऊपर भी वो जो है 100% टैरिफ लगाएंगे, और ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर वो 100% टैरिफ लगाएंगे। तो अभी इस अटैक में, इस लिस्ट में हिंदुस्तान का नाम नहीं है कहीं पे भी मेंशन, तो हमारे लिए अभी के लिए राहत की सांस है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू विजिट द यूएस दिस मंथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उम्मीद है कि इस हफ्ते, इस महीने यूएस जाएंगे। द गवर्नमेंट शुड लेवरेज द बाईपार्टिसन कंसेंसस इन वॉशिंगटन। तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि वो लाभ उठा सके। लेवरेज करना मतलब लाभ उठाना, इस चीज़ का बाईपार्टिशन, जो दोनों पक्षों का जो कंसेंसस है, सहमति है, इन वॉशिंगटन फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएस टाइज इन इट्स एडवांटेज, जिसमें कि वो यूएस इंडिया के मजबूत रिश्तों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके या उसका लाभ उठा सके। इन एन इंक्रीजिंगली अनसर्टन ग्लोबल एनवायरनमेंट, दुनिया भर में जो इतना अनसर्टन या अनिश्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रहा है, इंडिया शुड प्ले इट्स कार्ड्स केयरफुली। तो हिंदुस्तान को बड़े सावधानी से, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। एंड सीज द अपॉर्चुनिटी, सीज करना मतलब उस अवसर का लाभ उठाना, जो भी उनके पास में अवसर आता है उसका लाभ उठाना चाहिए। दैट में अराइज इन दिस पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, जो भी इस अनिश्चितता के समय में हमारे पास अवसर मिलेगा, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये सब पैसेज आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, विच कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय यूएस टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसमें है कनाडा, मैक्सिको या मेहिको और चाइना। तो कनाडा, मैक्सिको, इंडिया, इंडिया का नाम लिस्ट में नहीं है, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why did President Donald Trump impose tariffs on these countries? क्यों टैरिफ्स लगाया? क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना चाहते थे, क्योंकि इन देशों ने प्रॉमिस किया था कि वो इलीगल इमिग्रेशन को, ड्रग रिलेटेड समस्याओं को सुलझाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वो उनको इसका जिम्मेदार ठहराना चाहते कि देखो आपने ये चीज़ अगर हमारी मानी नहीं तो हम इसका बदला इस तरीके से लेंगे। टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज, नहीं। To punish them for not supporting US global conflicts, incorrect है। To hold them accountable for illegal immigration and drug related issues, option C is correct।
व्हाट आर द पॉसिबल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज टैरिफ्स? तो इनके इकोनॉमिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? यूएस की इकोनॉमी में उसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा, है ना, जीडीपी में फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, उनकी जो मार्केट है ना, टैक्स कलेक्शन उसमें फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ों प्रभावित होंगी। द यूएस इकोनॉमी विल ग्रो फास्टर ड्यू टू इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इनकरेक्ट है। देखो ये एक्शन है, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे बढ़ने के आसार हैं, वो भी तब जब बाकी कंट्रीज रिटेलिएशन में किस तरीके के कदम उठाते हैं, उनका यूएस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बाद, है ना। इमीडिएटली तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ने वाली, तो इमीडिएटली तो हमें कोई इसका परिणाम नहीं दिखने वाला इसका। द टैरिफ्स विल इंक्रीज इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ। बिल्कुल करेक्ट है, ये हमें तुरंत दिख जाएगा परिणाम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about the relationship between President Donald Trump and Federal Reserve? तो इन दोनों के बीच में मतभेद है, तनाव है, ठीक है। Trump and the Federal Reserve share similar views on monetary policy. Incorrect है। Trump has been supportive of Federal Reserve's decision. Incorrect है। There is tension between Trump and Federal Reserve over monetary policy. Option C is correct. What can be inferred about India's position in the global trade war initiated by the US? कि हिंदुस्तान का क्या पोजीशन रहेगा दुनिया भर का जो ट्रेड वॉर है, जो कि जिसकी शुरुआत यूएस ने करी है उसमें। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान ऐसा तो नहीं करने वाला ना कि भाई तुमने फलाने के ऊपर किया, हम अब तुमसे उसके बदले के तौर पे हम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं करने वाला। हम जाहिर तौर पे चाहेंगे कि जो हमारे संबंध है यूएस के साथ में वो मजबूत हों, और हम जो भी इस ट्रेड वॉर इनिशिएट होने की वजह से जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मौजूद होती है, हमें मिलती है, हम उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। इंडिया इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स इम्पोज बाय ट्रम्प। इनकरेक्ट है। इंडिया हैज़ बिन एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिटेलिएटरी मेजर्स अगेंस्ट द यूएस। इनकरेक्ट है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू इम्पोज सिमिलर टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स। ऐसा नहीं है। इंडिया इज अनअफेक्टिव एंड मे फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन शिफ्टिंग ट्रेड लैंडस्केप। बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है सरेप्टिशियस। सरेप्टिशियस का मतलब होता है जो कोई सीक्रेट रखा गया हो, ठीक है, खास तौर पे इसलिए तक क्योंकि हमें डर है कि उसको स्वीकृति नहीं रखी मिलेगी, ठीक है। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्लैंडेस्टाइन में सी आता है जिसका मतलब होता है अगेन गुप्त, सीक्रेट। CLANDESTINE। नॉलेजेबल जो ज्ञानी है। सबटरेनियन, सबटरेनियन मतलब कि जो अगेन सीक्रेट है। सो ऑप्शन बी के स्पेलिंग एरर है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब है कि जो आपकी निगाह से दूर चला गया उसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे, है ना, वो आपके दिमाग से भी दूर चला गया। आपने देखा होगा आपके एक दफ़ा हम स्टूडेंट्स जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह ना दीवार पे पेस्ट कर देते हैं। क्यों? ताकि आप आते जाते आपके नज़र उस पर पड़े तो आपको दिमाग में वो चीज़ रिकॉल होती रहे, राइट। तो अगर वो चीज़ दिमाग में आप नहीं पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो आपके माइंड से निकल जाएगी, राइट। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। Serve two masters, out of mind. Option B is correct. Poor people in India earn their livelihood daily. गरीब लोग जो हैं हिंदुस्तान में, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमा के रोज़ खाते हैं। इफ़ दे डोंट गेट वर्क वन डे, अगर उनको किसी दिन काम ना मिले, दे स्लीप ऑन एम्प्टी स्टमक, तो उनको खाली पेट सोना पड़े। हाई विंड्स ब्लो ऑन हिल्स, नहीं, इसका तात्पर्य इससे नहीं है। इसका मतलब है कि जितना अर्न किया उतना खा लिया, यानी कि हैंड टू माउथ, हाथ में जितना आया उतना खा लिया। सो टू मच कर्टसी टू क्रॉप क्रॉप। इनकरेक्ट है। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जितनी कमाई हुई उतनी खा ली, उसमें सेविंग करने का, कल के लिए बचाने का कोई साधन नहीं। आई परचेज दिस डिवाइस बिकॉज दी डैश वॉज वेरी कैप्टिवेटिंग। मैंने ये डिवाइस इसलिए ख़रीदा क्योंकि जो डैश था वो बहुत कैप्टिवेटिंग, मोहित करने वाला था। अडेंडम, अडेंडम का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट में कुछ नया एडिशन करना, ठीक है, यानी कि ऐड करना। तो ऐड करना तो यहाँ पे नहीं होगा कि उसको ऐड जो था उसमें जो ऐड किया गया वो बहुत कैप्टिवेटिंग था। ऐड, ऐड मतलब सिंपल ऐड करना, कुछ भी जोड़ना,
एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट मतलब होता है उसकी जो विज्ञापन है। तो हम विज्ञापन देखकर ही कोई चीज़ खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं या अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऐड की बात करते हैं। और एड, एड मतलब सहायता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The value of cryptocurrency cannot be deflated by central banks across the globe. जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है वो दुनिया भर में के सेंट्रल बैंक्स द्वारा डिफ्लेट नहीं की जा सकती, यानी कि उसको कम नहीं किया जा सकता। डिफ्लेट करना मतलब कम करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बढ़ाना। डिफ्लेट कम। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित। अप्रेस्ड, अप्रेस्ड का मतलब होता है मूल्यांकन करना। परयूज्ड, परयूज्ड का मतलब होता है परीक्षण करना, जांच करना। इंक्रीज्ड मतलब बढ़ाना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंसोलिडेट, इसका सिनोनिम बताना है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को जोड़ना ताकि वो मजबूत हो जाए, है ना। तो सेग्रीगेट अलग करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, एनलिवन, एनलिवन मतलब जीवंत करना, लाइवली कर देना उसको। और स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, तो ऑप्शन डी स्ट्रेंथन इज करेक्ट। I am not aware of any of his dash. The PM of India dash the nation on 15th August every year. तो दोनों में एक ही वर्ड आएगा। देखो, I am not aware of any of his address, address मतलब जो उसका पता होता है वो भी यहाँ पे आ सकता है। टॉक्स, बातचीत तो नहीं आ सकता। इंट्रोड्यूस भी नहीं आ सकता, नेम आ सकता है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है, द PM ऑफ इंडिया नेम द नेशन, नहीं, वो नेम नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते, उसको क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए एड्रेस इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है जो स्वीकार कर लिया गया हो, मान लिया गया हो। उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, मतलब होता है, स्पेलिंग होता है CONCEDE, कंसीड। स्टीयर, स्टीयर स्टीयरिंग व्हील होता है। स्टीयरिंग व्हील क्या करता है? दिशा देता है ना, दिशा बदलता है, देता है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब जिसका कुछ अस्तित्व है। और रिट जो कानूनी कुछ अम, कानूनी नहीं, जो कोर्ट के ज़रिए से, कोर्ट के हवाले से बाय लॉ कुछ फैसले आते हैं जिनको कि किसी व्यक्ति को पालन करना होता है, वो या किसी संस्था को या किन लोगों को पालन करना, तो वो होता है रिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए के स्पेलिंग एरर है। The film actor's living room was luxurious and flamboyant. Flamboyant का एंटोनिम बताना है। Flamboyant का मतलब होता है बहुत ही चमकता, धड़कता, तड़कीला, भड़कीला। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बड़ा ही सोबर सा, है ना। गैरिश, गैरिश का मतलब क्या हुआ? भड़कीला। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब दिखावटी। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब बड़ा ही सादगी भरा, शालीन। प्रिटेंशियस अगेन बनावटी, तो ऑप्शन सी मॉडेस्ट इज करेक्ट। मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है अगेन। अपेंडिक्स, जो हमारे पेट में अपेंडिक्स नहीं होता, अपेंडिक्स की था, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो वो अपेंडिक्स है, इसके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एनेक्शर, किसी दस्तावेज में कुछ एडिशन करना, वो एनेक्शर हो जाता है। ठीक है, एनहिलेशन मतलब डिस्ट्रक्शन, तो एनिलेशन की स्पेलिंग भी करेक्ट है। एम्यूनिशन, एम्यूनिशन के मतलब होता है जो गोला बारूद होता है ना, उसको बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। AMMUNITION, एम्यूनिशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देयर वॉज अ सॉल्ट मार्श। सॉल्ट मार्श क्या होता है? मार्शी लैंड होता है ना, जो दलदली इलाका होता है, तो वैसे नमकीन पानी वाला मार्शी लैंड था। दैट बाउंडेड पार्ट ऑफ द मिल पॉन्ड। अब मिल पॉन्ड क्या होता है? कोई भी मिल है जो तक किसी पानी से, जिसमें पानी की व्यवस्था चाहिए होगी, पानी से चलती होगी, तो उसके लिए जो कुछ पॉन्ड बनाया जाता है उसको मिल पॉन्ड बोलते हैं, तालाब बनाया जाता है। ऑन द एज ऑफ विच एट हाई वाटर, जिसके किनारे पे, जहाँ पे पानी ज़्यादा उथला है, ऊंचा है, वी यूज टू स्टैंड टू फिश फॉर मीनोज। तो हम वहाँ पे खड़े होते थे मीनोज को पकड़ने के लिए, उनको कैच करने के लिए। अब मीनोज क्या होता है? फ्रेश वाटर की जो भी मछलियाँ हैं बेसिक सी, उनको मीनोज बोलते हैं। बाय मच ट्रैम्पलिंग, ट्रैम्पलिंग मतलब लड़खड़ाना, तो कुछ काफ़ी लड़खड़ाने के बाद वी हैड मेड इट
अ मियर क्वैगमायर। हमने वहाँ पे बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खड़े होने की जगह बनाई। माई प्रपोजल वॉज टू बिल्ड अ वॉर्फ देयर। तो मेरा प्रस्ताव था कि हम वहाँ पे एक वॉर्फ बनाए। वॉर्फ क्या मतलब, एक तरीके का प्लेटफॉर्म, जगह बनाए, पत्थर लगा के, लकड़ी लगा के फ्लैट सा प्लेटफॉर्म बनाए, दैट फिट फॉर अस टू स्टैंड अपॉन, जो कि हम लोगों के लिए खड़े होने के लिए पर्याप्त हो। एंड आई शोड माई कॉमरेड्स अ लार्ज हीप ऑफ स्टोन्स। और मैंने अपने कॉमरेड्स को, अपने साथियों को, एक बड़ा पत्थरों का हीप मतलब ढेर दिखाया। which were if intended for a new house near the marsh, जो एक नया घर बनने वाला था मार्श के पास में, उसके लिए लाए गए थे। which would very well suit our purpose, जो कि हमारे कार्य के लिए बिल्कुल सूटेबल थे। अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार, इन द इवनिंग व्हेन द वर्कर्स वर गॉन, तो शाम को जब सभी मजदूर जो चले गए थे, आई असेंबल्ड नंबर ऑफ प्ले फेलोज, तो मैंने अपने कई सारे दोस्तों को जो मेरे साथ खेलते थे उनको असेंबल करा, एकत्रित करा। एंड वर्किंग विद देम डिलीजेंटली लाइक सो मैनी एमेट्स, और उनके साथ में बड़ी बारीकी से काम करा जैसे कि बहुत सारे एमेट्स मतलब चींटियाँ करती हैं। समटाइम्स 2 और 3 टू अ स्टोन, कई दफ़ा 2 लोग या 3 लोग एक एक पत्थर उठा रहे होते थे। We brought them all away and built our little wharf, तो हम वहाँ से वो सारे पत्थर उठा लाए और अपना छोटा सा वो प्लेटफॉर्म बना लिया। The next morning the workmen were surprised at missing the stones, तो अगले सुबह जब वो मजदूर आए तो बड़े सारे हैरान रह गए कि इस पत्थर कहाँ चले गए सारे। Which were found in our wharf, जो हमारे वॉर्फ में दिखे उनको। An inquiry was made after the removers, तो किन लोगों ने वहाँ से पत्थर उठाया उनके बारे में इंक्वायरी की गई। वी वर डिस्कवर्ड, हमें खोज निकाला गया कि भाई हमने किया ये काम। एंड कंप्लेन्ड अबाउट, और हमारी शिकायत की गई। सेवरल ऑफ अस वर करेक्टेड बाय आवर फादर्स, तो हम में से कईयों को हमारे पिताजी ने सुधारा। अब क्या मारपीट के जैसे भी सुधारा। एंड दो आई प्लीडेड अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द वर्क, माइंड कन्विंस्ड मी, और हालांकि मैंने अपने पिताजी को ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई वो कितना, जो हमने काम किया है वो कितना ज़रूरी था, उसका कितना इफ़ेक्टिव है, कितना यूज़फुल है, मेरे पिताजी ने मुझे कन्विंस कर दिया दैट नथिंग वॉज यूजफुल विच वॉज नॉट ऑनेस्ट, कि जो कुछ भी चीज़ ऑनेस्टी से नहीं कमाई गई, ऑनेस्टी से नहीं की गई, वो यूज़फुल नहीं है। जो उसके पिताजी ने उसको कन्विंस कर दिया। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, अब इस पैसेज के लिए एक अच्छा सा टाइटल बताओ। तो जो भी राइटर हैं उनके बचपन की कुछ शैतानियाँ या फिर उनके बचपन का जो भोलापन है या सादगी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। पहला देखते हैं, द चाइल्डहुड नाइविटी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि उनके बचपन की जो साथियों के साथ मिलके छोटी मोटी शैतानियाँ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रैंकलिन एंड हिज प्लेमेट्स, तो उनके सिर्फ प्लेमेट्स नहीं, उनकी जो शरारतें हैं उनके बारे में बात की गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ट्राइंग हिज हैंड एट कंस्ट्रक्शन, तो जाहिर सी बात है वो कंस्ट्रक्शन में तो हाथ नहीं आजमा रहे थे ना, वो सिर्फ शैतानियाँ कर रहे थे, और वो भी भोलेपन में। ऐसा नहीं कि सोच समझ के कुछ चालाकी से कुछ कर रहे हों, पर वो भोलेपन में, उनको नहीं पता था कि इस चीज़ का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। Essential tools for good workmanship, incorrect है ऑप्शन ए, the childhood naivety of Benjamin Franklin is correct. What conclusion do we draw from the above passage, तो अब ऊपर की पैसेज से हमें क्या समझ में आता है कि फर्स्ट, forgive and forget, कि भूल जाओ और माफ़ कर दो, नहीं, यहाँ पे भूलने और माफ़ करने की बात नहीं की क्योंकि बचपन की शैतानी थी, बट फ्रैंकलिन को जब वो बड़े होके वो लिख रहे थे उस टाइम तक याद थी। चेरिश वंस चाइल्डहुड, कि अपने बचपन को चेरिश करो, उसको प्यार करो, उसको जो भी यादें हैं उनको संजो के रखो। डिलीजेंस पेस, कि सावधानी से काम करोगे तो उसका फल मिलेगा। तो उन्होंने तो बड़ी सावधानी से वॉफ बनाया था, लेकिन उसको क्या मिली, पिटाई मिली कईयों को, तो इनकरेक्ट है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हाँ उसके पिताजी ने अंत में उनको कन्विंस कर दिया, लेकिन पूरा पैसेज ऑनेस्टी के बारे में नहीं था, पूरा पैसेज उनके बचपन की कुछ चीज़ों के बारे में, बातों के बारे में, यादों के बारे में था। सो वी चेरिश वंस चाइल्डहुड इज करेक्ट।
वट इज़ द अबव पैसेज बेस्ड ऑन, ऊपर का जो पैसेज है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो राइटर हैं उनके बचपन की कुछ कहानियों के ऊपर बेस्ड है, जो कि उनके बचपन के कुछ किस्से दर्शाता है। A childhood incident of Benjamin Franklin illustrating his innocence and simple attitude, करेक्ट है, वो उनका भोलापन दिखाता है। चाइल्डहुड प्रैंक्स ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, देखो जो उनने वो कार्य किया वो कोई प्रैंक, कोई शरारत नहीं थी, है ना, वो उनका इनोसेंट ओपिनियन था कि भाई वो एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना देंगे जिसके ऊपर खड़े होकर वो लोग मछली आराम से पकड़ सकते हैं। फ्रैंकलिन्स क्रिएटिव परस्यूट एंड हिज लीडरशिप क्वालिटी, तो यहाँ पे उनका लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने एक सजेशन दिया था, एक सुझाव दिया था। अब वो किसने इम्प्लीमेंट करा, कैसे करा, है ना, वो कहने वाली बात है, क्योंकि एक से तो हम नहीं देख सकते कि भाई वो बड़े लीडरशिप क्वालिटी वाले थे। फ्रैंकलिन्स फर्स्ट लेसन इन ऑनेस्टी, तो ज़रूरी नहीं है कि पहला लेसन हो, है ना, तो ऑप्शन ए, अ चाइल्डहुड इंसिडेंट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन illustrating his innocence and simple attitude, who are referred to as एमिट्स by the narrator। तो फ्रैंकलिन ने अपने कॉमरेड्स को बताया पत्थरों के बारे में जिन्होंने कि एमिट्स की तरह काम किया। तो कॉमरेड्स कौन हो गए, उसके साथ में खेलने वाले बच्चे, ठीक है। तो फ्रैंकलिन हिमसेल्फ वो खुद ही एमिट्स थे, नहीं। वर्कमैन जो मजदूर थे वो एमिट्स थे, नहीं। फ्रैंकलिन्स कॉमरेड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ डू यू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज कैसा है, नैरेटिव, नैरेटिव मतलब कुछ नरेशन दे रहा है, तो ये जो पैसेज है वो नैरेटिव है, वो कहानी को बता रहा है, घटना का वर्णन करना है। एसेसिबल, एसेसिबल मतलब विश्लेषण करने वाला, तो विश्लेषण करने वाला नहीं है। डायडैक्टिक, डायडैक्टिक का मतलब हो गया कि शिक्षा दे रहा है, तो हाँ अंत में शिक्षा दी गई कि ऑनेस्टी जो है उसी से काम करना चाहिए, लेकिन पूरा पैसेज शिक्षा के ऊपर नहीं था। इन्फॉर्मेटिव, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो कुछ अपनी याद साझा कर रहे हैं, नरेशन दे रहे हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई स्टिल मार्वल आई डिडंट ड्रॉप स्टोन कोल्ड डेड फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, मैं अभी भी इस बात से हैरान होता हूँ कि मैं स्टोन कोल्ड डेड का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को करने से टलते हैं क्योंकि आपने कुछ एम्बैरेसमेंट झेला है, कुछ गलती करी है, तो आप वो चीज़ करना नहीं चाहते, उस चीज़ को आप दोबारा कभी रिपीट नहीं करते। तो मैं एम्बैरेसमेंट की वजह से कभी रुका नहीं ड्यूरिंग माई फर्स्ट सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस, जो कि मुझे अपने पहले सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस में हुआ था। एज ए 20-year-old, जब मैं 20 साल का था, आई बुक्ड अ स्पॉन्टेनियस ट्रिप टू डार्विन इन ऑस्ट्रेलियाज नॉर्दर्न टेरिटरी, तो मैंने एक स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत, बिना सोचे समझे, ठीक है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे डार्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में है, वहाँ का एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप उनने बुक कर दिया। आई डिडंट वॉन्ट टू गो अलोन, मैं अकेले नहीं जाना चाहता था, बट नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड द टाइम और मनी टू गो विद मी, पर मेरे किसी भी फ्रेंड के पास में ना इतना समय था ना इतना पैसा था कि वो मेरे साथ जा सके। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही सब कुछ गलत होने लगा। पुअर प्लानिंग लैंडेड मी इन द ओनली अवेलेबल रूम इन द टाउन, खराब प्लानिंग की वजह से उस शहर में जो इकलौता रूम था मुझे वो मिला, ठीक है, जो कि क्या था, अ बैकपैकर बंक, जो कि एक बंकर वाला रूम था, ऑक्यूपाइड बाय 2 जर्मन मैन, जिसमें ऑलरेडी 2 जर्मन मैन रह रहे थे हु डिडंट स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते थे। ऑन अ गाइडेड टूर, फिर गाइडेड टूर के दौरान में ऑफ काकाडू नेशनल पार्क, कहाँ का गाइडेड टूर, काकाडू नेशनल पार्क का। आई फेल फॉर एवरी प्रैंक माई ऑस्ट्रेलियन गाइड पुल्ड, तो मेरा जो ऑस्ट्रेलियन गाइड था वो जो भी प्रैंक करता मैं उसमें फंस जाता। इवेंचुअली ही स्टॉप्ड बेटिंग मी, बेटिंग मतलब चारा डालना, तो अंततः उसने मेरे ऊपर प्रैंक करना ही बंद कर दिया। क्यों? माई गलेबिलिटी मेड इट ईजियर दैन टैकलिंग अ टर्टल, ही सेड, कि मेरे को उल्लू बनाना तो इतना आसान काम था जितना कि कछुए को टैकल करना उससे भी आसान काम था। एंड
आई वोंट गेट इन टू हाउ आई वन अ वेट टी शर्ट कॉन्टेस्ट। और मैं आपको इस बारे में तो बताऊंगा भी नहीं कि मैं कैसे एक वेट टी शर्ट कॉन्टेस्ट जीत गया जिसमें मैंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। थैंक्स टू अ बैड वार्डरोब चॉइस। और वो किस वजह से कि मेरे बैड गलत वार्डरोब मतलब गलत कपड़ों की चॉइस की वजह से मैं कॉन्टेस्ट जीत गया। आई एम रेनिंग वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन ऑफ बीटिंग माई सेल्फ अप। मैं करंटली वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन हूँ खुद को बीट करने पे। एंड ईच मिस्टेक मेड मी मोर सेल्फ कॉन्शियस। और हर एक गलती के बाद मैं और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होता गया, यानी कि खुद के बारे में और ज़्यादा क्रिटिकल होता गया। I felt like Nancy No Mates when I requested a table for one. अब Nancy No Mates जो एक टर्म है, Nancy No Mates जो है वो एक टर्म है जिसका मतलब है कि आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जब मैंने एक सिंगल पर्सन के लिए टेबल बुक करा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आई वॉज सर्टेन एवरी वन वॉज वॉचिंग मी। मुझे बिल्कुल ये पता था कि हर कोई मुझे देख रहा है। वॉन्डरिंग इफ आई वॉज रिसेंटली जिल्टेड। अब रिसेंटली जिल्टेड का मतलब किसी ने मुझे रिसेंटली धोखा दिया है, मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और सिंपली फ्रेंडलेस। तो मेरे को पूरे यकीन था कि हर कोई मुझे देख कर ये सोच रहा है कि क्या मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर मेरे वाकई में कोई दोस्त ही नहीं है। अब यहाँ पे पैरा जंबल में क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। हु डिडंट स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोलते थे। अब जो आया है, हु आया है, तो पर्सन आएंगे पहले, ठीक है। पुअर प्लानिंग लैंडेड मी इन दी ओनली अवेलेबल रूम इन द टाउन। खराब प्लानिंग की वजह से जो टाउन का इकलौता रूम था मुझे वहाँ रहना पड़ा, जो कि क्या था, अ बैक पैकर बंक रूम। तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद में सी पार्ट आएगा, ऑक्यूपाइड बाय 2 जर्मन मैन जो कि इंग्लिश नहीं बोलते थे। तो बी सी डी ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। Meeting Geeta after the nasty fight we had last week over a non-issue almost felt like an embarrassment. Embarrassment का मतलब शर्मिंदगी, तो इसका सिनोनिम बताना है। Neglect मतलब नज़रअंदाज करना। Fault मतलब गलती। Dilemma मतलब दुविधा। Hardship मतलब परेशानी। तो अब दुविधा हो कोई, है ना, तो वो भी एक तरीके के एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है। एम्बैरेसमेंट भी दुविधा की स्थिति हो सकती है। तो ऑप्शन सी डिलेमा इज द सिनोनिम फॉर एम्बैरेसमेंट। मेकिंग जेंट लाफ इज ईजियर देन टैकलिंग अ टर्टल, मतलब कि बहुत आसान काम। ईजियर देन टैकलिंग अ टर्टल का मतलब होता है कि बहुत आसान काम। अ चैलेंजिंग टास्क इनकरेक्ट है। अ डिफिकल्ट टास्क इनकरेक्ट है। अ फूलिश एक्ट नहीं। एन ईजी टास्क ऑप्शन डी इज करेक्ट। Going home after the long pandemic induced break was a spontaneous decision. Spontaneous मतलब जो बिना सोचे समझे लिया गया हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो सोच समझ के लिया गया हो। फर्स्ट है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब सोचा समझा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल है। इनऑर्गेनिक जो अननेचुरल है। ग्रॉस मतलब टोटल। सो ऑप्शन ए डेलिब्रेट इज करेक्ट। द टीम सेलिब्रेटेड विद अ ड्रिंक ऑफ डैश आफ्टर द विन। तो जीत के बाद में किसी चीज़ के ड्रिंक के साथ में सेलिब्रेशन करा। स्वॉम्प, स्वॉम्प का मतलब होता है दलदला, दलदली वाला इलाका। शैम्पू, तो शैम्पू को तो आप पीते नहीं, शैम्पू तो बाल धोने के काम आता है। चैम्पियन, जो विनर होता है वो चैम्पियन होता है। तो यानी कि ड्रिंक क्या हो गया, शैम्पेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।